नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाया की बात सुनकर उसकी असिस्टेंट वहां से चली जाती है और अनाया भी अपनी माँ के घर के अंदर चली जाती है। अनाया कुछ सोचते हुए अंदर चली जाती है और चारों ओर उस घर को देखने लगती है। वह अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी और अपने बचपन के कुछ किस्से याद कर रही थी। तभी उसकी नज़र उसकी और उसकी माँ की कुछ तस्वीरों पर पड़ती है और वहां पर उसे एक पुराना एल्बम भी मिलता है जो उसकी मॉम का था, जिसमें उसमें उसकी मॉम की पुरानी तस्वीरें थी। और अनाया देखती है कि उसकी मॉम की एक तस्वीर में उसके साथ एक औरत है और वह कोई और नहीं बल्कि सीमा रावत है, हर्षवर्धन की माँ। अनाया वो तस्वीर देखकर कुछ सोचते हुए अपने मन में सोचती है, आज तो उसकी हर्षवर्धन से शादी हो चुकी है, अब उसका परिवार भी अनाया की जिंदगी का हिस्सा होगा। तभी अनाया को इसमें पुरानी तस्वीर नजर आती है जिसमें उसकी मॉम और हर्षवर्धन की मॉम गार्डन में बैठी हुई थी और उसके पास दो बच्चे खेल रहे थे। अनाया उसमें से एक बच्चे को वो पहचान जाती है, उसमें वह खुद थी। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि दूसरा बच्चा कोई और नहीं बल्कि हर्षवर्धन था। यह देखकर वो चौंक जाती है कि वह हर्षवर्धन को वो बचपन से जानती है। अनाया उस तस्वीर की फोटो खींच लेती है और हल्के से मुस्कुरा देती है। अनाया देखती है उसकी और हर्षवर्धन की कुछ और तस्वीरें भी रखी हुई है। वह गौर से उस तस्वीर को देखती है। उसमें अनाया बहुत छोटी सी थी, लेकिन हर्षवर्धन थोड़ा बड़ा नजर आ रहा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि हर्षवर्धन को खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे जबरदस्ती अपने पास उसे बिठाया हुई है। यह देखकर अनाया कहती है, इसका मतलब हर्षवर्धन बचपन से ही खड़ूस है। और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। थोड़ी देर एल्बम देखने के बाद अनाया अंदर जाकर अपनी मॉम की यादों में खो जाती है। इधर दूसरी ओर हर्षवर्धन की केबिन में उसका सेक्रेटरी रजत अनाया की पूरी फाइल लेकर आ जाता है। उस फाइल में देखकर हर्षवर्धन को पता चलता है कि अनाया की एक सौतेली माँ और बहन भी है। इतना ही नहीं, अनाया का एक बॉयफ्रेंड भी है और 7 साल पहले किस बीमारी की वजह से अनाया को एक छोटे से गांव में भेज दिया गया था उसका इलाज के लिए। अनाया तब से ही वहां रह रही है। यह देखकर हर्षवर्धन थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि अनाया ने कहा था कि वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और आज भी फॉरेन से लौटी है। तभी हर्षवर्धन को कुछ अजीब लगता है कि अगर वह आज ही फॉरेन से लौटी है तो उसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तभी उसे अनाया की सेक्रेटरी रेशमा की बात याद आती है। उसने कहा था कि वह सिर्फ यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए लौटी थी। यह जानकर हर्षवर्धन को खुशी होती है। अनाया यहाँ पर सिर्फ उसकी मदद करने के लिए इतनी दूर तक आई थी, लेकिन उसे इस बात की क्यूरोसिटी भी होती है कि वह उसे कैसे जानती है। वह आगे भी अनायास फाइल पढ़ता रहता है। उसे पता चलता है अनाया का परिवार सिर्फ बाहर से ही अच्छा है, वो अनाया के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। और उसे अनाया के डेट का सीक्रेट में पता चल जाता है कि यह लोग अनाया के साथ अच्छा व्यवहार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वह सारी प्रॉपर्टी अनाया की माँ की है और अब अनाया उसकी उसकी एकलौती वारिस है। तभी हर्षवर्धन को उसकी माँ के विल के बारे में भी पता चल जाता है कि जो भी अनाया से शादी करेगा यह प्रॉपर्टी सिर्फ उसी के नाम हो सकती है और किसी का नाम नहीं। यह देखते ही हर्षवर्धन चौंक जाता है क्योंकि अनाया ने उस पर यकीन किया था और बिना कुछ सोचे समझे उसे शादी कर ली थी। अब हर्षवर्धन को यह भी पता चल गया था कि अनाया उसके पास पैसों की वजह से नहीं आई है। हर्षवर्धन ऐसे ही एक के बाद एक पन्ने पलटते हुए पूरी फाइल पढ़ता है, लेकिन इन सब में उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि इस फाइल में जो कुछ भी लिखा था अनाया ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें लिखा था अनाया एकदम होमलेस किटन की तरह है, लेकिन आज जो उसने अनाया का रूप देखा था वह किसी महारानी की तरह था और उसमें उतना रुतबा था कि किसी भी सल्तनत को अपने आगे झुका सके। उसके बाद उसे अनाया के कहे हुए आखिरी वर्ड याद आते हैं। अनाया ने कहा था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाएगा और उसे जो कुछ भी जानना है वह खुद उसे पूछ ले। वह समझ जाता है कि अनाया ने ही अपनी पहचान छुपाई है और फिर हल्के से मुस्कुरा देता है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। उसमें अनाया ने अपनी लोकेशन भेजी थी और अब तक शाम होने आई थी। तो हर्षवर्धन तुरंत कार लेकर अनाया को लेने के लिए निकल जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत उसे उसी बंगलों के पास ले जाता है जहां पर अनाया थी। मोकाल बंगले से थोड़ी दूर पर की गई थी क्योंकि बंगले तक जाने वाली गली थोड़ी छोटी थी तो कार को बाहर ही रोक दिया गया था।
हर्षवर्धन दूर से ही देखता है अनाया बंगलो से बाहर आ रही है और थोड़े ही दूर पर कुछ आदमी खड़े हुए थे और वह कुछ गुंडे बदमाश लग रहे थे। हर्षवर्धन आसपास अपनी नजरें घुमाता है तो यह कोई पुरानी सी जगह थी और देखने से ऐसा लग रहा था यहाँ पर काफी सालों से कोई नहीं आया। हालांकि इसके गार्डन की हालत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई माली रखा हुआ है जो यहाँ के गार्डन की साफ सफाई करता है। अभी अनाया बाहर निकल कर रही थी कि वो गुंडे अनाया के पास आते लगते हैं और उसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर हर्षवर्धन कार से बाहर निकलता है और उसके पीछे उसका सेक्रेटरी रजत भी। वो लोग तुरंत ही अनाया की मदद करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाते हैं। अभी तक अनाया का ध्यान हर्षवर्धन पर नहीं पड़ा था। वह अपने फोन में ही कुछ देखते हुए आगे बढ़ रही थी और तभी उन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। जब वह गुंडा अभी अनाया को छूने ही वाला था तभी एक हाथ आकर उस गुंडे का हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर वह गुंडा उस ओर देखता है तो वहां एक मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा था। वह उस गुंडे को एक जोर का पंच लगाता है और गुंडा दूर जाकर गिरता है। वह 3-4 गुंडे थे इसीलिए वह आदमी उसे फाइट करने लगा और उस आदमी के साथ एक और आदमी था। दूर खड़ा हर्षवर्धन यह सब कुछ देख रहा था और वह धीमे से चलकर अनाया के पास जाता है और उसकी कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे पूछता है, तुम ठीक हो? अनाया हर्षवर्धन को अपने पास देखकर एक मुस्कान के साथ करती है, मैं ठीक हूँ। तभी सेक्रेटरी रजत पीछे से आते हुए कहता है, सर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। यह सुनते ही अनाया कहती है, नहीं रजत ऐसा मत करना। तो रजत फोन को वापस अपनी जेब में रख देता है। उतनी ही देर में उन दोनों बॉडीगार्ड ने उस सभी गुंडों को जमीन पर पटक दिया था। उसमें से एक गुंडा ध्यान बचाते हुए अनाया तक पहुंच जाता है और अभी अनाया पर अपने हाथ में रखे हुए चाकू से हमला करने ही वाला था कि हर्षवर्धन यह देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उस चक्कर में उसके हाथ पर हल्का सा कट लग जाता है। हर्षवर्धन के हाथ में चोट देखकर अनाया गुस्से में उस आदमी की ओर देखती है और उसकी गर्दन पर एक जोरदार वार करती है। वह आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अनाया हर्षवर्धन के हाथ की ओर देखते हुए, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में हाथ डालने की, अगर ज्यादा लग जाती तो? फिर वह सेक्रेटरी रजत की ओर देखते हुए पूछती है, क्या कार में फर्स्ट एड बॉक्स है? सेक्रेटरी रजत हमें अपना सिर हिलाता है। अनाया हर्षवर्धन को लेकर कार की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही वह लोग कार पर पहुंचते हैं सेक्रेटरी रजत तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अनाया के हाथ में रख देता है और अनाया उसमें से एंटीसेप्टिक निकालकर हर्षवर्धन के हाथ पर लगा देती है और उसके हाथ पर पट्टी कर देती है। तभी वह दोनों दर्द उन गुंडों को लेकर कार के पास आ जाते हैं। उसमें से एक गार्ड अनाया के पास आकर कहता है, मैडम इन लोगों का क्या करना है? अनाया सेक्रेटरी रजत की ओर देखते हुए कहती है, इन लोगों के साथ क्या करना है वो तुम देख लो, लेकिन ध्यान रहे यह बात पुलिस ने नहीं जानी चाहिए। सेक्रेटरी रजत हाँ में अपना सिर हिला देता है। इसके बाद अनाया उन गार्ड से कहती है, अब तुम लोग जा सकते हो, यहाँ से आगे रजत देख लेगा। वह गार्ड जैसे ही अंधेरे में से आए थे वैसे ही अंधेरे में गायब हो गए। उसके बाद हर्षवर्धन के बॉडीगार्ड उन गुंडों को लेकर वहां से चले गए। सेक्रेटरी रजत हर्षवर्धन और अनाया को लेकर निकल जाता है। कार में बैठी हुई अनाया हर्षवर्धन से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? हर्षवर्धन अनाया की ओर देखते हुए कहता है, तुम बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? अनाया कहती है, जहाँ तुम ले चलो वहाँ। इतना बोलकर वह अपनी आंखें विंक करती है। अनाया की इस शरारत पर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है और वो रजत से उन्हें घर ले जाने को कहता है। क्या हर्षवर्धन अपने सवालों का जवाब पूछेगा अनाया से और क्या मोड़ लेगा इन दोनों का रिश्ता आगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।